टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के कुछ कंपोनेंट्स, पूरा ध्यान। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए रोटेशनल मोशन क्या है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग किसी भी पॉइंट के आसपास अगर राउंड में घूम रहे होते हैं तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है वो एक बार देख लो। सपोज करो ये अपना अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे है अर्थ का एक्सिस, और ये इसके आसपास मोशन कर रही है। तो अर्थ एक पार्टिकल्स का पूरा सिस्टम है। अर्थ एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स में से अगर कॉन्सेंट्रेट करें हम लोग, यहाँ पे कोई पार्टिकल है मान लो, तो जब ये अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट है इसका मूवमेंट कैसा होगा। हम लोग बोल सर्कुलर। इसका मूवमेंट इस टाइप का होगा। ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे घूमते हुए से घूमता हुआ वापस आएगा। समझ में आई बात? अगर पार्टिकल यहाँ यस। है, यस सर। इसका सर्कल बड़ा हो जाएगा। कोई पार्टिकल यहाँ है तो सर्कल बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब अगर ध्यान से देखो तो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं, लेकिन एक चीज इनकी कॉमन है। कौन सी? इनका जो सेंटर है ना वो सब एक ही लाइन पे है। तो जब पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हो और उनका सेंटर अगर एक ही लाइन पे हो तो उस मोशन को क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल मोशन। व्हेन particles of system performs circular motion and their centers are on same line, then the motion is known as a rotational motion, and that same line is known as rotational axis। आई बात समझ बेटा? यानी ये जो लाइन है ब्लू कलर के जो मैंने निकाली है इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रोटेशनल एक्सिस, या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं उसको। किसी को डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे एग्जांपल, ये एक्स वाई एक्सिस में सपोज करो एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड का यहां से जो एंगल बन रहा है
वो है θ1। तो ये जो θ1 है इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। इसकी एंगुलर पोजीशन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है? θ1 पे। θ1 मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, एनीवन। दूसरी बात, अगर रॉड सपोज करो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो समझो थोड़ी देर के बाद जो रॉड है वो यहां पहुंच गई, ठीक है। तो यहां पे जो इसका एंगल बनेगा, समझो θ2 है, यानी θ2 क्या है? न्यू एंगुलर पोजीशन ऑफ रॉड। θ1 कौन सी थी? इनिशियल पोजीशन। θ2 कौन सी थी? फाइनल पोजीशन। कोई डाउट यहां तक? No, No, sir. sir. ये रॉड ने यहां से यहां तक मूव किया तो इसने ये एंगल, यहां से यहां तक एंगल इसने कवर किया। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? θ2 Theta 2 -θ1. minus Theta 1. θ2 माइनस θ1, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। समझ में आया बेटा बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल एंगुलर पोजीशन, ठीक से, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ठीक है। और इसको लिखेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, ठीक है। किसी को डाउट यहां तक? No, sir. एग्जाम्पल, No, sir. θ1 is equal to 30 and θ2 is equal to 45, तो उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 15. माइनस 30 यानी 15 डिग्री। बट डिग्री में नहीं, हमें रखना होता है इसको रेडियन में, और रेडियन में कैसे करते हैं? पाई बाय 180। याद है सबको बेटा? Yes, sir. Sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. सबको यहाँ सर तक? बीच बीच में आपकी वॉइस कट रही है। ये सबको कट रही है सब? No, sir. बराबर है. भाई ये सबको समझ में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंगुलर पोजीशन और फाइनल एंगुलर पोजीशन Yes. का डिस्टेंस, ठीक है। Yes, sir. और ये होना किस में चाहिए? हमेशा रेडियन में होना चाहिए। और रेडियन में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, अगर डिग्री में आता है तो मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 1, Divided by 180. ठीक है। चलो ये तो हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। उसका मतलब होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर position, time rate of change of angular position is known as angular velocity। मतलब इसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, टाइम कौन सा है? डेल्टा टी। या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी।
या दूसरी भाषा में 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या फिर हम इसको लिखते हैं डी थीटा बाय डी टी। सिंपल भाषा में चेंज इन एंगल डिवाइड बाय टाइम। ये जो मैंने 2 पाई अपॉन टी लिखा ना, ये नॉर्मली कब यूज होता है, जब कोई भी पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करे। जैसे एग्जांपल, अपने क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स होते हैं। अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेकंड हैंड को देखो, सेकंड जो है ना, सेकंड वाला कांटा, उसको देखो। अगर सेकंड हैंड 12 पे है, 12 पे है, और घूम के वापस 12 पे आता है, तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 2 पाई। 2 पाई। अच्छा, वो कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा 12 में से 12 पे आने में? T 60 सेकेंड्स। 60 सेकंड। 2 पाई डिवाइड बाय 60, यानी पाई बाय 30। समझ में आया बेटा बात? अगर मिनट हैंड को देखो, मिनट हैंड को देखो, मिनट हैंड समझो 12 पे है, वापस घूम के 12 पे आ जाता है, मतलब उसने भी 2 पाई कंप्लीट किया। लेकिन मिनट हैंड 12 से 12 आने में कितना टाइम लगाएगा? इट्स 3600 सेकेंड्स, यानी 1 आवर। समझ आया बेटा बात? 12 से 12 आने में उसको 1 घंटा Yes, sir. लगेगा, मतलब कितना? 3600 सेकेंड, यानी फॉर्मूला हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। 2 पाई अपॉन टी। टी की जगह कितना आएगा? 3600। ऊपर 2 पाई क्योंकि उसने पूरा सर्कल कवर किया, नीचे 3600 सेकेंड। समझ में आया बेटा बात? तो बच्चों बताओ, Yes, sir. आवर एंड के लिए, जो आवर का एंड है छोटा वाला, उसके लिए 12 से 12 करने में 2 पाई कंप्लीट होगा, उसके लिए टाइम कितना लगेगा? बोलो कितना टाइम लगेगा? 8600 सेकेंड। तो उसमें लगेंगे 12 घंटे, तो 12 इंटू 3600 सेकेंड्स। आई बात समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? सर फिर से बोलो ना, ये क्या बोलते हैं आप अभी? भाई अगर आवर एंड हो, तो जो आवर एंड होता है उसको 12 में से वापस 12 पे आने हो तो कितना टाइम लगेगा उसको? 3600। 12 घंटे लगेंगे बेटा, छोटे वाले को। हाँ 12 एंड सर छोटे वाले को तो 12 घंटे लगेंगे। हाँ सर। हाँ 12 घंटे लगेंगे। आवर एंड बोल रहा हूँ ना, मिनट हैंड नहीं बोल रहा मैं, आवर एंड बोल रहा हूँ। ओके सर। तो उसको लगेंगे 12 घंटे, तो टाइम में क्या लेंगे? 12 घंटे यानी 12 इंटू 3600 सेकेंड्स। आई बात समझ में बेटा? यस सर। सेकंड हैंड के लिए Yes, sir. टाइम आएगा 60, मिनट हैंड के लिए टाइम आएगा 3600, और आर हैंड के लिए टाइम आएगा 12 इंटू 3600। गॉट इट? दूसरी बात, इसका यूनिट मुझे इसका बता, यूनिट क्या होगा? थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। रेडियन। टाइम का? रेडियन सेकेंड। सेकंड। सेकंड। रेडियन पर सेकंड। समझ में आई सबको बात? क्लियर एवरीवन? यस। अच्छा, दूसरी बात No, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। पूरा ध्यान डायरेक्शन पे। इट फॉलोस राइट हैंड स्क्रू रूल। पूरा ध्यान। अब ओमेगा की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करें? समझो तुम्हारे हाथ में जो पेन है, उस पेन की निब को टेबल पे या नोटबुक के ऊपर रखो। पेन की निब को टेबल या नोटबुक के ऊपर रखो, और तुम्हारा हाथ सबसे टॉप पे होना चाहिए, पेन के टॉप पे, और जो निब है वो एकदम टच होनी चाहिए टेबल के साथ या फिर नोटबुक के साथ। और ऐसा मान लो कि तुम्हारे हाथ में पेन नहीं है, स्क्रू है। अब इस स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओ। कैसे घुमाओगे? क्लॉकवाइज। बताओ स्क्रू किस डायरेक्शन में जाएगा? इनसाइड। अंदर जाएगा। अगर पेन की निब को तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पेन किस तरफ जाने की कोशिश करेगी? इनसाइड। तो हम लोग बोलेंगे यस सर। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होगी? इनसाइड, अंदर।
उसी स्क्रू को अब तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू किस तरफ आता है? आउटसाइड। आउटसाइड आता है, बाहर की तरफ आता है। तो हम बोलेंगे ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर होगी। मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई भी टाइप का ये मोशन हो रहा है रोटेशनल, और समझो रोटेशनल मोशन की जो डायरेक्शन है वो ऐसी डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है ये बताओ तो? क्लॉकवाइज कैंडी? क्लॉकवाइज। 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 तो क्लॉकवाइज जब होता है तो स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो हम कौन सी लेंगे? इनसाइड। और इनसाइड को हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से। तो जहां क्रॉस छपा हो मतलब इनसाइड। समझ में आई बात सबको? लेकिन अगर सेम चीज अगर हम यहाँ पे ये ड्रॉ करें तो बताइए ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो स्क्रू के हिसाब से वो बाहर साइड आता है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी ओमेगा की वो कौन सी होगी? आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड। ठीक है। तो जहां भी तुम्हें सामने एक डायरेक्शन मतलब मोशन हो रहा है और अगर वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो समझ जाना उसकी ओमेगा अंदर होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मतलब उसकी ओमेगा कहाँ होगी? बाहर होगी। तो जो ओमेगा है या तो इनसाइड होगी या तो आउटसाइड होगी, यानी सिंपल भाषा में सर्कल के परपेंडिकुलर होगी। इनसाइड कहो या आउटसाइड कहो, वो सर्कल के क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब उस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं कौन सी लाइन? एक्सियल डायरेक्शन। वो हमने नहीं पढ़ा था रोटेशनल एक्सिस? तो ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी? एक्सियल लाइन। मतलब ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होती है? ऑन एक्सियल लाइन। क्लॉकवाइज है तो इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड, रहेगी एक्सियल लाइन पे। समझ में आया बेटा? बात एक्सियल लाइन को मतलब समझ नहीं आया। क्या बेटा? वो समझ नहीं आया एक्शन लाइन किसको कहते हैं। मतलब ये जो सर्कल मतलब परपेंडिकुलर इसके है, क्योंकि इनसाइड या आउटसाइड मतलब परपेंडिकुलर हुआ, मतलब ये जो लाइन बनेगी समझो अपनी फिंगर इस पे रखो तो फिंगर कहाँ होगी? या तो इनसाइड जाएगी या तो आउटसाइड जाएगी। तो फिंगर एक लाइन की तरह बिहेव करेगी। ओके उस सर। लाइन को बोलते हैं एक्सिस लाइन या फिर रोटेशनल एक्सिस, क्योंकि ये रोटेशनल एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया बेटा? ओके सर। यस सर। अब जैसे सिंपल एग्जांपल, तुम जहां बैठे हो उस रूम में ऊपर फैन को देखो। फैन अगर बंद है तो पहले उसको चालू करो और चालू करके बताओ वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारे हिसाब से? क्लॉकवाइज। तुम्हारे हिसाब से कैसे घूम रहा है वो ध्यान से देख के बताना। सर एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने जितने भी फैन देखते हैं ऑल आर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मैंने देखा तो नहीं है। सारे कौन से होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बताओ इसका ओमेगा किस तरफ होगा? आउटसाइड। आउटसाइड। होता है नीचे की तरफ। बात समझ आई इतनी? यस सर। याद रहेगा इतना? कोई डाउट? नो सर। अगर तुम्हारे आसपास कोई एग्जॉस्ट फैन हो, एग्जॉस्ट फैन उसको देखोगे तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगा डायरेक्शन। यस उसका मतलब वो बाहर की तरफ जाएगी ओमेगा। समझ में आया बेटा बात? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। फटाफट लिख लो और लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।